प्रोफेसर भुवन जोशी सपा से, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आपसे भी ये समझना चाहूंगी, 2014, 2019 की बात करें, 5-5 सीटों का वो आंकड़ा, अब 2024 में वो 35 से 40 सीट तक जो है पहुंचती हुई टैली नजर आ रही है। तो इसके पीछे वो दो लड़कों की जोड़ी, वो गठबंधन का असर नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि सपा ने अकेले दम पर भी इतना परफॉर्म किया है और अखिलेश यादव का इसमें कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है? देखिए, 2014 और 2019 से आपने याद दिलाया, मैं 2004 को भी याद करना चाहूँगा। 2004 में समाजवादी पार्टी 36 सर्वाधिक एमपी लेकर आई थी, और मुझे लगता है हमारे डायनामिक लीडर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी 2004 के इतिहास को तोड़ने जा रही है और एक नया कीर्तिमान बनाने जा रही है, जिस प्रकार के आंकड़े आप दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि हाथ ने मजबूती से साइकिल को थाम लिया है, तो अब जो है वो पेडलिंग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, देश के एक वरिष्ठ पत्रकार आप हैं, मैं इतनी जिम्मेदारी से कहना ये चाहता हूँ कि जो पीडीए प्लस इंडिया है उसको कस के पकड़ लिया था मातृशक्ति ने, युवाओं ने और किसानों ने सख्ती से पढ़ा, उसके परिणाम स्वरूप ये रिजल्ट दिखाई दे रहा। क्योंकि जनता जनार्दन इस डेमोक्रेसी में अगर कोई ताकतवर चीज़ है तो देश की महान जनता। हम लोग प्रणाम करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से 30 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को, हम प्रणाम करना चाहेंगे 140 करोड़ वासियों को। ठीक है, लेकिन मनोज सर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है, जो अधूरा प्रोजेक्ट है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस टैली के साथ, इस आंकड़े के साथ, क्या आपको लगता है उसमें कोई दिक्कत आएगी? क्योंकि वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ तो रिफॉर्म करने होंगे पॉलिसी लेवल पर। सर देखिए, ऐसा है कि अभी लैंड रिफॉर्म्स बाकी थे और लेबर रिफॉर्म्स अभी बाकी थे, और एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म्स हैं वो काफ़ी सारे बाकी हैं। तो इस मैंडेट के बाद मेरे को लगता नहीं कि ये सरकार किसी भी तरीके के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हिम्मत करेगी, और हिम्मत क्या करेगी, इनके लिए वो चीज़ संभव भी है नहीं। तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क उसमें पड़ेगा ही, लेकिन ये भी बात ठीक है कि जो एग्जिस्टिंग जो पॉलिसीज़ हैं, अगर ये सरकार ठीक से काम करे, क्योंकि जब आप ग्रोथ ओरिएंटेड काम करते हैं तो उसके तो ऐसे केस में हर्डल्स काफ़ी कम वो है होते हैं, क्योंकि आजकल सोसाइटी में चेंजेस आ चुके हैं। एस्पिरेशंस हर किसी को है, तो हर कोई चाहता है कि उसको नौकरी मिले और समाज में तरक्की हो। तो मेरे ख्याल से तो कोई बहुत जो इकोनॉमिक ग्रोथ का आज की डेट में जो पेस है, वो पेस मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम पे मेंटेन रहेगा। लेकिन आगे जो इन्हें रिफॉर्म्स करने थे या उन्होंने कुछ सोचा होगा, वो रिफॉर्म्स करने में वो होगी, दिक्कत होगी अभी काफ़ी। बिल्कुल। इस बीच पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। जालंधर सीट से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर पंजाब से। देखिए, वीवीआईपी सीट्स की अगर बात करें तो पंजाब में वीवीआई सीट एक थी, और जालंधर उसी सीटों में से, पंजाब की 13 सीटों में से एक ऐसी सीट थी जो वीवीआईपी सीट थी, क्योंकि यहाँ पर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो कास्ट कर रहे थे। उनके ऑपोजिट सुशील कुमार थे, लेकिन उन्हें तकरीबन 1.25 लाख वोट से हार का सामना यहां पर करना पड़ रहा है, और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की ये बड़ी जीत यहां पर पंजाब में जालंधर सीट से दर्ज की गई है। बीजेपी के प्रवक्ता कौशलकांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ईशान त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कौशलकांत मिश्रा, आप तो यूपी से ही आते हैं, ये यूपी में इस तरीके की स्थिति क्यों हो गई सर पार्टी की? इसमें जो जनता का जनादेश है वो देखा जाएगा। अभी तो काउंटिंग चल रही है, और पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, हम ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गई है, ईवीएम के बगैर होना चाहिए चुनाव। तो ये सारे अभी रिकॉर्ड करके रख लीजिए, क्योंकि अभी कुछ बदला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी बनने वाले हैं, और उसके बाद शाम को कहीं विपक्षी फिर ये ना कहें ईवीएम का रोना ना रोने लगे। ईशान, तो ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का स्ट्रांग होना अच्छी बात है। अगर विपक्ष की सीटें हो रही हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। रही है, मुझे लग रहा है अब तो ईशान त्यागी जी भी ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे। ईशान, देखिए क्या है ना कि एक नैरेटिव बनाया गया कि हम 400 पार कर रहे हैं, और ये इस तरह के नैरेटिव सिर्फ तब बनाए जाते जी बोलिए। इस तरह के नैरेटिव सिर्फ तब बनाए जाते हैं, 400 पार वाले नैरेटिव सिर्फ तब बनाए जाते हैं जब आपने धरातल पे काम ना किया हो, जब आपने अपने वादा खिलाफी करी हो जनता के साथ, जब आपने जनता को प्रताड़ित किया हो, जब आपने न्यूनतम वर्ग पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है इस समय देश का, उसको प्रताड़ित करने का काम किया हो, जब आपने देश में कोई आंदोलन कर रहा हो उसको जोर जबरदस्ती करके उसको लाठियों के दम पे निरस्त करने का काम किया हो, तो तब इस तरह के नैरेटिव्स की जरूरत पड़ती है। और अभी भी देखिए, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं
नहीं गया है भारतीय जनता पार्टी का। अब रस्सी पूरी जल चुकी है, रस्सी हल्की सी बची है, वो और थोड़ी देर में जल जाएगी। और जितने भी आप अरे ईशान ऐसा कैसे करें, आप 96 सीटें जीत रहे हैं, वो 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, इंडिविजुअली आप कह रहे हैं कि रस्सी जल गई। डॉक्टर कौशल कांत जवाब दीजिए। शुरुआती रुझान बता रहे हैं। अरे अभी रुक तो जाइए, अभी तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, अगर अपने नंबर अभी 100 भी नहीं क्रॉस हुए हैं और ये मार्जिन बहुत जल्दी कम होगा, अभी देखिए खड़ा है। और आज अब ये समझ लीजिए, अरे ईशान जी प्लीज, ईशान जी चलो अच्छी बात है ना, पर हम ईवीएम का रोना तो नहीं रो रहे हैं। अगर स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो रहा है तो इसमें क्या बुरी बात है। समस्या यह है कि अगर अभी शाम तक आप हारेंगे तो कर फिर इलेक्शन कमीशन पे टीकरा छोड़ेंगे और फिर ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। तो समस्या यहाँ पे आती है, आपने जो नैरेटिव करने की कोशिश की, कैंडिडेट थे, आप ही के प्रत्याशी बात इलेक्शन करते कमीशन थे बायस कि है, हम इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए हमें 400 पार हैक हो जाती है। हम आप ही के कैंडिडेट ये बात करते थे मोदी जी को लेकर आइए, उन्हें बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने हैं, उन्हें भूचाल लेकर आना है राजनीति में। ठीक है, ठीक है, ठीक है ईशान प्लीज। राहुल सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप ये देखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये दो ऐसे बड़े पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन पर वो दावा करते रहे कि अगले 5 साल में हम काम करेंगे। आपको लगता है कि अब आसान हो पाएगा? दोनों अटक जाएंगे और बेहद कठिन होगा उनको पास कराना। और जैसा अभी एनके सिंह जी कह रहे थे, अभी राज्यों के चुनाव होने हैं, बड़े राज्यों के चुनाव होने हैं, तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो इस साल के अंत तक काफ़ी बदल चुका होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो बड़े इनके प्रोजेक्ट रहे हैं, जिसके बड़े वायदे किए हैं उन्होंने, ये दोनों मुझे आसानी से और निकट भविष्य में पूरे होते दिखते हैं। मनोज सर, जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ तो सेंसेक्स 4200-4300 अंक नीचे गिर चुका है इस वक्त की जो अपडेट है सर। ये जो सेंटिमेंट है, इसको उभरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा सर, ये मान लिया जाए? देखिए ऐसा है कि इलेक्शन के टाइम पे इतना ज़्यादा गिरते हुए तो हमने काफ़ी टाइम के बाद ही देखा होगा। 4200 पॉइंट्स, क्योंकि ये तो पिछले और हाँ, तो मतलब हाँ, क्योंकि देखिए अगर कोरोना हो गया, कोई और जरा कोई बड़ा वो हो गया, इंसिडेंट हो गया, तो उस समय अगर ऐसा गिरे तो ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये एक नीज़र्क रिएक्शन है, और आने वाले टाइम पे जिस समय सरकार चलने लगेगी तो मेरे को लगता है कि उस समय सेंसेक्स भी वापस आ जाएगा, मार्केट भी वापस आ जाएंगे। पर उस सब चीज़ों में अभी 1 महीना 2 महीना लगेगा, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, इंडिया की जो इकनॉमी है, उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी इकनॉमी यहाँ से में आगे जाके ग्रोथ ही होनी है, डिक्लाइन होने के में उसके चांसेस कम हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं अपने स्क्रीन में कि बीजेपी की जो टैली है, बीजेपी के जो टोटल सीट्स हैं अभी वो 241 है, और अगर आप देखें तो थोड़े टाइम से 243, 241, 238। तो अगर बीजेपी की टैली ऐसे ही रहती है तो मेरे ख्याल से आज की डेट में ये बीजेपी के लिए कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिस समय सरकार में आएगी, जिस तरीके से उसकी पहली सरकार चली या जिस तरीके से उसका सेकंड टर्म चला, जो भी वो चाहती थी वो काम कर सकती थी। और लोगों को भी एक आदत पड़ी हुई थी, इंडस्ट्री को भी एक आदत पड़ी हुई थी कि बीजेपी जो भी काम करेगी कि जो भी बीजेपी का काम होगा वो काम देश के लिए ठीक होगा। क्योंकि हम देखें कि इकोनॉमिक फ्रंट पे इन्होंने कई पॉलिसीज़ लेकर आए हैं जो कि काफ़ी ठीक थी। जीएसटी इंप्लीमेंट करना जैसे एक बहुत ही बड़ा काम था। और आपने देखा होगा कि अब मेरे को डर क्या है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, सारे स्टेट इलेक्शन में अपोजिशन पार्टीज़ का एक जो बहुत बड़ा जो उनका मुद्दा है वो ये है ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर ओल्ड पेंशन अगर किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आकर बीजेपी ने ओल्ड पेंशन स्कीम इम्प्लीमेंट कर दी तो आप ये देखिएगा कि उसका जो बर्डन होगा, फाइनेंशियल बर्डन, वो लाखों करोड़ों रुपए पर एनम का होगा। तो हमारा जो फिस्कल डिसिप्लिन आज की डेट में बना हुआ है, जिसका क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाता है, वो उसमें मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ गई। और वो एक अकेली चीज़ नहीं है, इस तरीके के और भी कई सारी चीज़ें हैं।